अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान भर में इस वक्त कोरोना वायरस के मामलात के हवाले से सूबाई और जाहिर है वफाकी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सूबाई सतह पर कल हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि तमाम तर जो लोग हैं जिनको इस्तिस्ना भी हासिल था डबल सवारी के हवाले से मोटर बाइक पर, तो अब उनका इस्तिस्ना जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, सहाफ़ी बिरादरी भी शामिल है और दीगर लोगों को भी उस इस्तिस्ना में उससे हटा दिया गया है। अब मामला क्या हो रहा है सड़कों पर? अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली है कि कराची में लॉकडाउन है जाहिर है और जगह जगह पुलिस के नाके हैं। अब रोका जा रहा है जाहिर है जो बाइक राइडर्स हैं। अब हुआ ये कि मैं कहती हूँ बहुत गलत तरीका है, नाखुशगवार वाक़या है कि एक बंदे ने एक जूता उतार के फेंक कर मार दिया पुलिस वाले को। लेकिन हो ये रहा है कि अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, एक तरफ तो ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात हैं, मैं बार बार हुकूमत वक्त को ज़ाहिर इस बात पर बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिस हद तक भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ का जो मामला है आवाम की वो बहुत ज़रूरी है। और सहाफ़ियों के इस्तिस्ना के मामले पर मुझसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात हुई है, तो बहरहाल सबसे पहले अवाम होने की हैसियत से हम सब की जिम्मेदारी है कि हुकूमतों की जानिब से जिस तरह के भी कवायद और जवाबित नाफिज किए गए हैं उस पर अमल करें। लेकिन जो नहीं हो रहा तो फिर उसके हम देख रहे हैं मामला जो हैं वो सड़कों पर बेहतर नहीं है। बहरहाल इसमें भी हमें पेशेंस का मुजाहरा करना है, सब्र का मुजाहरा करना है और कानून को हाथ में नहीं लेना। ये अमल जो है किसी तरह भी काबिल जिक्र भी नहीं है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी था कि इस तरह के मामला बहरहाल सड़कों पर पेश आ रहे हैं। कंटेनर्स लगे हुए हैं जहाँ पर रुकावटें लगी हुई हैं वहाँ पर भी लोगों को दुश्वारी का सामना है। बहरहाल देखना यह है कि इस लॉकडाउन के नतीजे में क्या सूबाई और वफाकी हुकूमतें अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पा रही हैं या नहीं। आज हमने दावत दी है सरबराह है पाक सरजमीन पार्टी के ज़ाहिर है साबिक में चुके हैं कराची के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल साहब। सवालात बहुत सारे हैं उनसे करने के लिए, क्योंकि आज भी जब उन्होंने प्रेसर की या मीडिया से बातचीत की तो उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एक तो मैकेनिज़्म की उन्होंने कहा कि हमें कमी दिखाई दे रही है, पॉलिसी नहीं है, फलाही रियासत बनाने का कहा गया, लेकिन फलाह के काम कहाँ हो रहे हैं ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है। बीइंग इन थर्ड पार्टी, खुद पाक सरजमीन पार्टी इस तमाम तर मामले में किस तरह देख रही है। कुछ फुटेजेस हैं जिसमें हमने देखा, वो चला भी दीजिए, कि पाक सरजमीन पार्टी के जो लोग हैं उनके जो कारकुनान हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लोगों को राशन बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तस्वीर भी हैं और कुछ उसमें वीडियोज़ भी शामिल हैं। लेकिन एक और अहम तरीन मामला हुआ और वो ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह कहा कि MKM के काउंसलर्स के साथ मिलकर PSP के कारकुनान काम करें। तो फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या ऐसा हो भी रहा है होम ग्राउंड पर या नहीं हो रहा। तो इन सवालात के जवाबात लेने के लिए हमारे साथ YDSG मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, सरबराह हैं PSP के, साबिक मेयर कराची रह चुके हैं, उनसे बात किए लेते हैं। मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। ओके, सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब, साबिक मेयर कराची हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? खैर खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मुस्तफ़ा कमाल साहब हम देख रहे हैं मुसलसल बुनियादों पर कि PSP जो है वो ग्राउंड पर अपने लोगों को राशन की तकसीम से लेकर दीगर और काम कर रही है। लेकिन बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस वक्त ग्राउंड पर सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो हिकमत अमली मरतब की गई है इससे मुतमईन हैं बीइंग इन थर्ड पार्टी? देखिए मुझे तो मैं अभी तक कंफ्यूज हूं और मुझे ये पता नहीं चलता कि बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की हिकमत हमली है क्या और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हिकमत हमली है क्या। इसलिए कि मैं अगर मैं वज़ीर आज़म को सुनता हूं तो मैं कोई और तासुर अपने दिमाग में बिठाता हूं इस तमाम सिचुएशन के हवाले से। मैं जब वज़ीर आला को सुनता हूं तो मैं कोई और तासुर अपने दिमाग में बिठाता हूं। फिर मैं जब दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के वुज़रा को टीवी पे बात करते सुनता हूं तो मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से मेरा तो दम ही निकल जाता है। इसलिए कि जो मैं उनके एटीट्यूड्स देख रहा हूं इस क्राइसिस के दौर में, और एक आम आदमी की हैसियत से तो मेरी तो सारी होप ही खत्म हो जाती है कि भाई ये है हमारे इस वक्त के जो है वो मसीहा और इस वक्त की हमारी जो है वो लीडरशिप, जो कि हमें इस क्राइसिस से जो है जिसमें सबसे ज्यादा ज़रूरत अगर कभी लीडरशिप की कभी किसी को हो तो वो इस क्राइसिस में है। और इस क्राइसिस में हम अभी आपस की पॉइंट स्कोरिंग से और आपस के तनाज़ात से बाहर नहीं निकल पाए हैं।
तो मैं और बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं, देखिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने पहले दिन जिस दिन ये कोरोना का वायरस का पहला सिलसिला शुरू हुआ है, हमने अपनी पार्टी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी कि भाई इस क्राइसिस में हम हर तरह से सूबाई और वफाकी हुकूमत की अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। और मैंने साथ साथ ये कह दिया कि मैं और मेरे कारकुनान, मेरे जिम्मेदारान जहां हुकूमत चाहे, जिस जगह चाहे हमें इस्तेमाल करे, हमें हमसे काम ले, हम अनकंडीशनल अपनी खदमात देने के लिए तैयार हैं। फिर आगे चलकर हमने ये पूरा एक पैकेज पेश किया पाकिस्तान के वजीर आजम को, सूबाई वज़रा को, कि इतने बड़े क्राइसिस में आप किसी वफाकी हुकूमत की बॉडी के जरिए, किसी सूबाई हुकूमत की बॉडी के जरिए, ब्यूरोक्रेट्स के जरिए आप इस क्राइसिस को नहीं नबरदाजमा हो सकते, क्योंकि आपको दो चीजें चाहिए पाकिस्तान में। एक आपको चाहिए कि कौन बीमार पड़ रहा है, एक इसकी ये इत्ला चाहिए। दूसरी बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसको इमदाद चाहिए। इन दो बातों के पता करने के लिए पूरा पाकिस्तान आपका जो मैग्नीट्यूड है कि भाई ये वाली चीज तो कहीं भी हो सकती है, किसी गांव में, किसी गोट में, किसी शहर में, किसी गली में, तो इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे आप ये दो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट हासिल करेगी कैसे? कि किसी सूबाई वजीर, वफाकी वजीर के जरिए, वजीर आजम, वजीर आला के जरिए, किसी ब्यूरोक्रेसी के जरिए नहीं कर सकती। तो हमने पैकेज पेश किया कि पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख से जायद इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो किसी भी कंडीशन में हैं, वो इस वक्त एक्टिवेट नहीं है, उनको किसी एक ऑर्डिनेंस के जरिए, किसी कानून के जरिए एक्टिवेट कर दें। एक बात। दूसरी बात हमने साथ ये कही कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान को बुलाकर वजीर आजम ये बोले कि आप ऐलान करें टीवी पे आकर के उनके, आपकी पार्टी के जो कारकुन जहां जहां जिस इलाके में रह रहा है, वो उस इलाके के यूसी नाजिम और काउंसलर्स को जाकर अपनी खदमात अनकंडीशनल वो पेश कर दे। मैंने कहा कि मैं ये ऑफर करने के लिए सबसे पहले तैयार हूं। कराची, हैदराबाद में जबकि हमारे बदतरीन मुखालिफिन है, मुखालिफ है, एमक्यूएम है, मैं इस क्राइसिस में उस मुखालिफ जमात के कारकुनों, काउंसलर्स, यूसी चेयरमैन के नीचे मैं और मेरे कारकुनान काम करने के लिए तैयार। इससे होगा क्या, जब सारी पार्टीज की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाएगी तो एक काउंसलर कोई करप्शन नहीं कर पाएगा, एक यूसी नाजिम कोई करप्शन नहीं कर पाएगा, और तमाम वफाकी और सूबाई इमदाद इसी चैनल से नीचे गलियों तक जाए, जब जाकर यह काम हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी बात अभी तक नहीं सुनी गई, मानी गई। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात ना सुनी गई ना मानी गई। लेकिन क्या ये जो आपने अभी खुद ही मुझे जवाब भी दे दिया है बहरहाल किसी हद तक, लेकिन इस ऑफर में आपको लगता है कि ये कुछ सियासी बसीरत का मुजाहरा किया जा रहा है या सियासत की ऐनक लगाकर आपकी ऑफर को देखा जा रहा है, चाहे वो आपके मुखालिफिन की हो या फिर वफाक की जानिब से हो? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मती है कि हमारे यहां अभी तक पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस की वबा और खतरात के बायस पूरी दुनिया में सियासत चेंज हो गई, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। क्या भी हो गई मुस्तफा साहब? आपको मिसाल दूं, आप क्या भी हो गई? नहीं हुई, नहीं मैं आपको बताता हूं, मेरी अर्ज सुन लीजिए। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप चंद हफ्तों पहले तक चाइना का मजाक उड़ा रहे थे। जब उनकी वबा उनके दरवाजे पर पहुंची है, उन्होंने फोन उठा के चाइनीज प्रेसिडेंट को फोन कर लिया और साथ मिलकर काम करने का अंदिया दिया एक फोन कॉल में। इजराइल में ऑपोजिशन और हुकूमत जमातों के दरमियान आपस में 8 महीनों से तनाज़ा चल रहा था। द मोमेंट पहला केस आइडेंटिफाई हुआ, उन्होंने आपस में मिलकर हुकूमत बना ली, सारी लड़ाई खत्म कर दी। पूरी दुनिया में हर कौम का एक मौक़िफ़ है इस कोरोना वायरस के ऊपर, तो कोई वहां पर ऑपोजिशन और कोई वहां पर डिफरेंसेस नजर नहीं आ रही। अगर कहीं सियासत नहीं बदली है तो वो पाकिस्तान में नहीं बदली है। मैं वजीर आजम को सुनता हूं, एक तासुर रहता हूं, वजीर आला को सुनता हूं, दूसरा तासुर लेता हूं। अभी तक हम एक कौमी बयानिए पे नहीं आ पाए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वजीर, आपको पता है कि वजीर आजम साहब का मौकिफ क्या है, आपको पता है कि वजीर आला साहब का मौकिफ बिल्कुल उससे जो है वो बिल्कुल अदर वे अराउंड है। आपको पता है कि हमारी वजीर आला, वज़राए आला और वजीर आजम अभी आज तक एक जगह बैठकर चारों वज़राए आला और गिलगित बल्तिस्तान के लोग बैठकर, एक वजीर आजम और 4 वज़राए आला आपस में बैठकर कोई एक मौकिफ नहीं पेश कर सके। आपको पता है कि अपोजिशन की जमातों को बुलाया जाता है कॉन्फ्रेंस के लिए और उसके बाद वो जमातें उठकर चली जाती हैं। तो ये सब कुछ हमारे मुल्क में ही हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी तो कोरोना वायरस समझें कि आया ही नहीं है। जिस तरह मुल्क में आया है, खुदा ना खास्ता दूसरे मुल्कों में जिस तरह से आया है, अगर हमारे यहां वाकई उसका 10% भी रियल क्राइसिस आ गया तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो जहनी तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिवली इस काबिल है कि वो इस खुदा ना खास्ता इस नागनी आफत को, उस लेवल की आफत को निपट सके।
ठीक है मुस्तफा साहब, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि नागहानी अगर बढ़ गई तो हमारे पास जो कैपेसिटी है सर वो 2200 वेंटिलेटर्स की है। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मई के अंदर चांसेस हैं कि ये वायरस बढ़ सकता है। अब जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं लगभग 8000 का फिगर है, ये 10,000 में कब बदलेगा और इससे ज्यादा एक्सीड कब कर जाएगा हमें इल्म नहीं। हिकमत अमली की जब मैं बात कर रही हूं तो आप समझते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट किस्म के इकदाम हैं वफाक के पास? एज पर द प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हमें पता है, हमने काफी हद तक चीजों को चॉकडाउन करके रखा हुआ है। आपको लगता है कि ये पूरी तरह विजिलेंट है अगर खुदा ना खास्ता ये मजीद आउटब्रेक होता है तो? देखिए, इसको समझने की जरूरत है तमाम लोगों को कि इस क्राइसिस में कोई अगर ये समझे कि उसकी जिंदगी अब नॉर्मल उसी इस क्राइसिस से पहले वाली जिंदगी की तरह रह सकती है इस क्राइसिस में, तो ये नामुमकिनात में से है। हर इंसान की जिंदगी, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सियासतदान हो, आम आदमी हो, हर की ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है, बदल गया है, सारा माहौल बदल गया। तो हर किसी को कुछ ना कुछ इसका ब्रंट फील करना पड़ेगा। नॉर्मल ज़िंदगी तो नहीं रह सकती, नॉर्मल हालात नहीं रह सकते ना। अब इस वाली बात को एक आम आदमी जो भी उसको तकालीफ हो रही हैं, या बिजनेसमैन या सारे लोग, वो उस वक्त समझेगा कि जब वो देखेगा कि उसके पूरे मुल्क के लोगों का, लीड करने वाले लोगों का, इस पूरे मुल्क का, रियासत का एक बयानिया है, एक नजरिया है और उसको कोई समझाने वाला है, और वो किसी एक की बात सुनकर, किसी दूसरे की बात सुनकर कंफ्यूज नहीं हो रहा, उसको एक गाइडलाइन मिल रही है, तो वो अपनी तकालीफ को आराम से सहने के लिए तैयार हो जाएगा इस कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, मेरे मुल्क के करता धरता जो लोग हैं, जिनके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जिनके पास जो भी मालूमात हैं, वो हमें सही गाइडलाइन पेश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन तक एक आम पाकिस्तानी वो कंफ्यूज है, वो अभी तक उसका ट्रस्ट नहीं आ पाया है कि वो किसकी बात को सही समझे। इसीलिए आपको पता है कि हमारे मुल्क में तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। कोई कह रहा है कि जी एड लेने के लिए ये कोरोना लाया गया, कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर मुस्तफा साहब मैं आपको चॉइस दूं, मुस्तफा कमाल साहब, अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आपको बेटर ऑप्शन तलाश करना हो प्राइम मिनिस्टर में या चीफ मिनिस्टर सिंध में, तो आपको किसकी आइडियोलॉजी अभी इक़दामात के हवाले से बेहतर लग रही है या करीब करीब आपको सही लग रही है? देखिए, आपको पैकेज ऑफ एवरीथिंग करना पड़ेगा। आपको एक पूरा पैकेज अकॉर्डिंग टू योर ग्राउंड रियलिटी आपको एक पैकेज तैयार करना पड़ेगा। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर। उसमें यह होगा कि बिल्कुल नंबर वन बात, बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए, कंट्रोल लॉकडाउन होना चाहिए, एसओपीज के साथ लॉकडाउन होना चाहिए। उस एसओपीज उस कोड के साथ, उस तमाम कोड ऑफ कंडक्ट के साथ जब लॉकडाउन होगा, उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज से बात करनी पड़ेगी, आपको मजदूरों से बात करनी पड़ेगी, उनकी यूनियन से बात करनी पड़ेगी, आपको नीचे एक आम आदमी से बात करनी पड़ेगी जो कि काउंसलर जिनको डील करता है, आपको दुकानदारों के, सबके साथ एक पूरा पैकेज बनेगा सारा कि भाई ये लॉकडाउन है, ये हमारा। और वो ये नहीं कि वजीर आजम कुछ कह रहे हैं, वजीर आला कुछ कह रहे हैं। एक वजीर आजम, 4 वज़ीर आला बैठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गिलगित बल्तिस्तान वाले साथ बैठे और पूरा मुल्क देखे कि भाई ये चारों वज़ीर आला, गिलगित बल्तिस्तान और मेरा वजीर आजम एक बात कर रहा है, और ये पूरी एसओपी है। कोई ये बिल्कुल हल नहीं है कि भाई कोई लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर बारहा ये कह रहे हैं कि हमने जो पॉलिसी देनी थी वो हमने दे दी, अब सूबे तय कर लें कि उनको किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करना है। इस सवाल के साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि अगर आप इस वक्त मेयर के मनसब पर फाइज होते तो क्या इकदाम शहर कायद के लिए लेते? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस कोरोना वायरस के साथ साथ जो सियासी जमातों की जानिब से रवैये हैं वो किस तरह मुख्तलिफ और सियासी जमातें देख रही हैं। ज़ाहिर है जो हुक्मरान जमातें हैं वो अपने इक़दाम तो कर रही हैं, लेकिन बाकी और सियासी जमातों का उस पर क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब, साबिक़ मेयर कराची भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछना चाहा था कि ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि अगर इसी तरह के हालात होते, खुदा न खास्ता कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया
उसकी लपेट में होता, कराची भी उसमें होता, आप मेयर कराची होते तो क्या इक़दाम उठाते और आपके पास इख्तियारात उसी नौइयत के होते जो इस वक्त मौजूदा मेयर के पास हैं? देखिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और है कराची के मेयर के लिए इस दौर में, इस वक्त में। क्यों मैं कह रहा हूँ इस वाली बात पे कि कराची जहन में रहे कि सिर्फ कराची के लोगों की खिदमत नहीं करता, कराची के लोगों को सिर्फ नहीं पाला, कराची तकरीबन 60 से 70% पाकिस्तान को प्रैक्टिकली पाल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर वो कैपेसिटी है। आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में जिन मूजी बीमारियों का इलाज वहाँ नहीं हो पा रहा होता है, तो पूरी फैमिलीज जो है वो कराची में आकर जो है वो कैंसर के इलाज के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और तमाम चीज़ों के लिए बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग कराची आते हैं, सिंध के दूर दराज इलाकों से लोग कराची आते हैं। तो इवन के ये जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ और हमारे यहाँ जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा इन्फ्लक्स जो है वो आता है कराची के बाहर से, बल्कि सूबे के बाहर से आता है। इस दौर में ये जब क्राइसिस आ गया तो यहाँ का अगर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता, अगर यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछ रही हैं यहाँ पे जो सारे, वो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं अपने उसके केएमसी के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर आपको पता है कि KIHD है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, रफीकी शहीद है, 173 डिस्पेंसरीज और बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं यहाँ पर। उसका कोई लेना देना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं है। वहाँ पर वो हम इंतज़ाम करते और उसको जो है वो उसको प्रॉपर हम आइसोलेशन वार्ड बनाते, चीज़ें करते, और ये सब चीज़ें पॉसिबल थी और हो सकती थी। टेस्टिंग किट्स हम क्रिएट करते। फिर उसके बाद अगर यही हालात रहते, फ़र्ज़ करें कि ये हालात हैं, तो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर यहाँ पर हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं PSP फाउंडेशन पे। यहाँ पर हज़ारों लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर अभी भी सिटी गवर्नमेंट में वो कैपेसिटी है कि वो दवाओं की अरेंजमेंट कर सकती है, वो किट्स की अरेंजमेंट कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं कि भाई जमात इस्लामी जो कि एक ओपोनेंट पार्टी है, उसके खैराती इदारे से मेयर जो है वो गोंद ले रहा है और वो लेकर KMC के डॉक्टर्स को पहना रहा है और उसकी बाकायदा तकरीब कर रहा है। आई मीन इससे ज़्यादा और पस्ती की अलामत कोई और चीज़ हो नहीं सकती। डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और डॉक्टर जो शॉपिंग बैग्स को फाड़ कर वो उसके ऊपर पहन रहे हैं। 3 महीनों से सैलरीज नहीं गई हैं। अगर कोई कहे कि इसके भी इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात करते हैं, करप्शन कर रहे हैं और करप्शन में इन्वॉल्व हैं, पैसे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इसलिए आज ये सारी चीज़ें। और फिर किरदार की वजह से आपको पता है कि जिस तरह के इनकी शोहरत है यहाँ के मेयर की, जो उनके ऑडियोज़ और वीडियोज़ चल रही हैं, उसके बाद किसी को कुछ कहने की गुंजाइश रह नहीं जाती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि खालिद मकबूल और ये इनसे कोई पूछता क्यों नहीं है कि भाई ज़रा ये जो तुम्हारे मेयर के तुम्हारी जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इसकी तस्दीक या तरदीद करते हो तुम? इस किरदार के आदमी को तुम्हारा मेयर है, तुम उसको ओन करते हो? ये किसी को पूछना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये यूनियन काउंसिल से 209 यूनियन काउंसिल्स हैं। हर यूनियन काउंसिल के यूसीस के चेयरमैन के साथ और उसके काउंसलर के साथ मीटिंग की जाती और हर इलाके में एक, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं भी कर रही है, लोकल गवर्नमेंट कराची के हर यूसीस पर एक टीम बना देती कि भाई आपको अपने इलाके में यह मालूम करना है कि कौन बीमार पड़ रहा है और किसको इमदाद चाहिए, और खामोशी से काम करना है। और मोहल्ले के लोगों के ऊपर, तमाम लोगों के 10-10, 12-12 लोगों के ऊपर एक कमेटी बना लो जो कि दूसरी पार्टीज के लोग हो। ये तो खुद से मेयर कर सकता था, ये तो खुद से लोकल गवर्नमेंट में ये करता कि भाई ये कर लेते। और फिर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत से 2 कदम आगे रहते कि भाई देखो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं केसेस को, हम तुम्हें बता रहे हैं कि जो है वो, और हो सकता है कि अगर आगे वबा फैले तो हो सकता है आपको हर यूनियन काउंसिल में क्वारंटाइन बनाना पड़े। आइडियल बात बता रहे हैं ये, और ये शुरू से ही है मुस्तफा साहब, ऐसा नहीं है। ये बात जो आप बता रहे हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और ये यूसी की सतह पे ही जाके काम हो सकता था, इसमें बिल्कुल कतई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक बजा फरमाया आपने। पैसे नहीं चाहिए इसमें, पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं, इसमें पैसे और इख्तियारात नहीं चाहिए, सिर्फ विल की जरूरत है, सिर्फ विल की जरूरत है। एब्सोल्युटली राइट एंड आई एग्री ऑन दैट पॉइंट कि ये काम इस तरह से अगर होता तो शायद इसके दूररस्त नताइज हमारे सामने होते। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, ये जो सियासी खला है, मैं इस वक्त बिलखुसूस कराची की बात कर रही हूँ, फिर बाकी शहरों के हवाले से भी, मुल्क के बाकी हवालों से भी बात हो जाएगी, लेकिन ये सियासी खला जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, इसको कोई समझा नहीं है क्या? क्योंकि कराची की आवाम की नब्ज को समझना शायद मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने उस नब्ज पर हाथ नहीं रखा, वो चाहे फिर PSP ही क्यों ना हो। MKM पाकिस्तान यहां मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे कह रही है कि हम पूरी तरह से सिंध को कंट्रोल कर रहे हैं, 14 सीट्स लेके बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हाथ किसी का आवाम की नब्ज पर नहीं है।
नहीं, अगर आवाम की नफ्स पर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अगर हमारा हाथ नहीं होता तो हम आज जिंदा नहीं होते, सियासी तौर पर जिंदा नहीं होते। आज लोगों की सपोर्ट, आवाम की नफ्स पर हाथ है। जब भी आज हम हारने के बाद इलेक्शन की बदतरीन जो भी ये कुछ हुआ सारा कुछ, उसके बाद भी आज हम जीतने वालों से ज्यादा मजबूत हैं। अच्छा? 2 साल हो गए इलेक्शन, लोग समझते थे हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, हमारी पार्टी बनी ही इलेक्शन हारने के बाद है, और जो लोग जीते हैं वो रोजाना टूटते गिरते रुस्वा होते चले जा रहे हैं। तो अगर हमें ही आज पता है कि कराची को या अर्बन सेंटर्स को या सिंध को की ग्राउंड रियलिटीज क्या है और उसको हल कैसे कर सकते हैं, इसलिए कि हमने ये काम हल करके दिखाया है। हमने ये काम, हम वो लोग हैं जिन्होंने रातों को रात भर जाकर पाकिस्तान दुनिया के 7वें बड़े शहर को बनाया है। तो हमें 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 किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर समझने की जरूरत नहीं। हाँ, रही बात लोगों की, लोगों को समझना है कि भाई जिनको तुम आज गालियां बक रहे हो इन हालात की बिना पर, उन लोगों को तुमने अपने वोटों से तो तुमने उनको जिम्मेदार बनाया है, उनको भेजा है, तो तुम अपने लोगों को, अभी देखें हुक्मरानों को कहने सुनने का वक्त गुजर गया, उन्होंने चेंज नहीं होना। लोगों को यह देखना है कि भाई ये जो आप फैसला करते हैं वोट देने का, आपका फैसला सही है या नहीं है। देखिए, मैं जबरदस्ती किसी को नहीं करूंगा, मेरा एक किरदार है, मेरी एक लेगेसी है, मेरी एक पार्टी का मौकफ है। हमारे जेर जबर में फर्क नहीं आया पहले दिन से लेकर आज तक, और हमारी कहीं भी हर बात को अल्लाह ताला ने सही साबित कर दिया। आज हम पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता, 1 रुपए का करप्शन नहीं है। हमने शहर को बनाकर दिखाया, हम इस सूबे को, शहर को, इस मुल्क को बना सकते हैं। हमने एज एन ऑप्शन अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। हम लोगों को रोजाना तबलीग करते हैं। अगर लोगों को, अब मैं लेकिन जबरदस्ती नहीं करूंगा, लोगों को अगर समझ में आता है कि भाई हम उनके लिए इससे बेहतर काम कर सकते हैं, लोगों को हमें आजमाना पड़ेगा, लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा। इसलिए कि इस कराची एक बीमार शहर है, इसको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। जिससे इलाज करवाया, इसका मर्ज बिगड़ता चला गया। एमक्यूएम ने 32 सालों में इस मर्ज को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कोई इसके ऊपर इलाज नहीं किया, और पीटीआई से इलाज करने के बाद तो कराची आईसीयू में पहुंच गया है। अच्छा? इसके अच्छे डॉक्टर हम हैं। अच्छा, आप हैं अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन कराची के। ओके, मुस्तफा साहब ने कहा कि आप अच्छे डॉक्टर हैं। आपके साथ भी एक डॉक्टर साहब होते थे, डॉक्टर सगीर साहब, फिर रजा हारून साहब। आपने कहा कि जो पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ था वो आज दिन तक है। आपके साथियों में से ये दो अशखास हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्या साथी आपके साथ मौजूद हैं भी, या सब इधर उधर होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ? देखिए 2 लोग नहीं, 3-4 लोग होंगे, 5-7 लोग होंगे। मेरे पास हजारों लोगों के कारकुनों, जिम्मेदारों की तादाद है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। मुस्तफा कमाल का नजरिया जो 3 मार्च 2016 को था, आज 2020 में भी वही नजरिया है। आखिरी सांसों तक जो है वो मुस्तफा कमाल का वही नजरिया रहेगा। किसी के आने जाने पर पाबंदी नहीं है। हम किसी के ऊपर ना कोई कदगन लगाएंगे, ना कोई बात करेंगे, ना हमारा बिल्कुल खुली डुली जो है वो ये पार्टी है। लोगों को नहीं समझ में आएगी। इलेक्शन के बाद डेफिनेटली हार एक बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान था। उस इम्तिहान में आज अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग निकल कर आ गए। बहुत सारे लोग उस जज्बे में और उनके इजाफा हो गया, उनके करंट में इजाफा हो गया। और कुछ लोग ऐसे थे जो उस हार के बाद जो वो नहीं है, और वो कोई मसला नहीं है। जितने लोग, अगर यानी अब वो दोनों अशखास आपके साथ नहीं है ना मुस्तफा साहब? 7,000 सॉरी, अब वो दोनों अशखास जिनका मैंने तस्करा किया, रजा हारून साहब, डॉक्टर सगीर साहब, ये अब आपके साथ नहीं है? दोनों अशखास नहीं, और लोग भी हमारे साथ और हमारे साथ जो है वो 2 नहीं, कई और लोग हमारे साथ। लेकिन ये दोनों भी नहीं है, साथ है वो नजर आता है। लेकिन ये दोनों भी नहीं है। अच्छा, आगे बात को लेके चल, है वो नजर आता है। ठीक है मुस्तफा साहब, अगर कल इलेक्शन अनाउंस हो जाए, वो नजर आता है हमारे साथ। ओके, कल इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो क्या, कहां खड़ी होगी पीएसपी आपकी? जी, हम जो है वो हर तरह से तैयार हैं। सुबह इलेक्शन कराएं आप, हम उसी तरह से आब-ओ-ताब के साथ हम जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए कि हमने तो कोई एक दिन की छुट्टी की नहीं है। रोजाना आपने मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे हम लाड़काना जैसे शहर में जलसा करके आए। आप देखें कि हमने कराची के नाजमाबाद में 1 मार्च को खवातीन का जलसा किया, जहां पर अभी बड़ी बड़ी पार्टीज जो हैं वो अपने पूरे जोर लगाकर लोगों को नहीं, आम खवातीन मर्द मिलाकर जमा नहीं कर पा रहे। हमने खवातीन का जलसा करके दिखाया, तो अल्लाह का शुक्र है। और फिर जो कारकर्दगी है करंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की और सिटी गवर्नमेंट की, उसके बाद हमारे अलावा तो अगर लोगों को अपने मसाइल हल कराने, हमारे अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिंध के लोगों के पास। ओके, ऑप्शन नहीं रह जाता, लेकिन आप कह रहे हैं कल इलेक्शन करा लें तो हम खड़े हुए होंगे साबित कदमी के साथ। मर्दमशुमारी के मामले पर किसी किस्म के तहफ्फुज़ात नहीं रहे क्या पाक सरजमीन पार्टी के? मैं ही तो वो आदमी जो सुप्रीम कोर्ट लेकर गया इस मसले को।
नहीं तो वो आदमी जो 2 दफ़ा जो है वो साबिका चीफ जस्टिस के सामने 3 दफ़ा पेश हुआ है बसाते खुद अपने नाम से, और उन्होंने फिर उसके ऊपर ऑर्डर किया कि जी इसको मुतल्लिका फोरम के ऊपर लेकर जाए। और हम तो हर दफ़ा बात करते हैं, लेकिन मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं, मैं तो वफाकी वजीर नहीं हूं, मैं तो सूबाई वजीर नहीं हूं, मेरे पास कोई MP MNA नहीं है। जो लोग आज वफाकी सूबाई वजीर हैं उस कराची के नाम निहाद जो है वो वोट का और वोट बैंक का और 30 सालों से वोट बैंक के दावेदार हैं, उन्होंने पूरी कैंपेन जो है वो कराची के 70 लाख लोगों के लापता होने पे चलाई कि भाई 70 लाख लोग लापता कर दिए गए। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने मुंह में लॉलीपॉप लेकर रख लिया, एक दफा भी आवाज नहीं निकली। 5% ऑडिट करना वजीर आजम के एक राइट हैंड के सिग्नेचर का जो है वो का काम है, नहीं करा पा रहे हैं वो। तो ये सवाल हम तो उठा ही रहे हैं, मैं तो वो शख्स हूं जो सुप्रीम कोर्ट गया इसको लेकर। ओके, मुस्तफा कमाल साहब, जब इन सारी चीजों की मौजूदगी का आप इदराक रखते हैं तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? जो टर्मोइल की आप शुरू में गुफ्तगू कर रहे थे, मिसलीडिंग की बात कर रहे थे, बाय चॉइस आपका मैंने एक बयान भी देखा कि मजबूरी हो गई है कि विफाक के इकदाम ऐसे सामने आ गए कि आपको प्रोविंशियल हुकूमत की तारीफ करना पड़ गई। तो आपको लगता है कि इस बीच में आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि अवाम जो है उसको जेपरेटाइज कर दिया गया और थर्ड ऑप्शन अब शायद नजर भी नहीं आ रहा अवाम को, आपको दिखाई दे रहा है बिगिन सरबराह PSP? देखिए, मैं चौधरी शुजात साहब है ना, जो और जो शुजात हुसैन साहब, जी काफली, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान मैंने आज से 3-4 महीने पहले देखा, और उस वक्त तो मुझे वो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे आज वो बात बिल्कुल मनोवन समझ में आती है। कि लफ्ज़ उनका बयान था कि अगर जबकि हुकूमत का हिस्सा है वो फरमा रहे थे 5-4 महीने पहले कि अगर हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही चलते रहे जैसे चल रहे हैं, 4 महीने पहले कह रहे थे वो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में कोई किसी को हुकूमत दी जाएगी और वो हुकूमत लेगा नहीं। ये मुल्क ऐसा हो जाएगा कि इसकी भाग दौड़ संभालने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो है वो ग्रेजुअली ये स्लोली मुल्क वहां पर आ चुका है कि जहां पर अब नोबडी एनवी के इस हुकूमत को ले और चला ले। जो हमारे हालात हो गए इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, सुबह कुछ बात होती है, रात में कुछ बात होती है, तो ये इस मुल्क में अब कुछ किसी को ख्वाहिश भी मुझे लगता है नहीं है कि वो आए और उसको जो है वो चला ले। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुस्तफा कमाल साहब, मैं ब्रेक ले रही हूँ। जिन हालात का आप तस्करा कर रहे हैं और जिस बयान का आपने काफली के तस्करा किया, अगर उसी बयान के हवाले से मैं आपसे पूछ लूं कि अगर खुदा ना खास्ता इतनी ही बुरे हालात जो कि मईशत के हमें दिखाई दे रहे हैं और खुदा ना खास्ता आइंदा 1 साल के बाद जो तबसरे हो रहे हैं, जो तज्ज़िये हो रहे हैं, अगर वो इससे ज्यादा खतरनाक हुए, तो क्या मुस्तफा कमाल साहब ऑप्शन अपने पास खुला रखेंगे इस मुल्क की बागडोर को संभालने का? इस सवाल का जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे सरबराह PSP मुस्तफा कमाल साहब को, साबिक मेयर कराची भी रह चुके हैं, हमारे साथ YDSNG मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब, पहले मैं उस सवाल का जवाब ले लूं जो मैं ब्रेक के दरमियान आप छोड़ के गई थी कि जिस मईशत की ज़ुबूहाली, जिन हालात और वाक़यात का आपने तस्करा किया, अगर खुदा न खास्ता मुल्क की हालात इस नौयत के रहे और बागडोर का ऑप्शन आपके पास आया तो क्या कीजिएगा? देखिए, आपको एक बात बताऊं, आपको एक मिसाल देकर समझाने की मैं अपनी बात पेश करने की कोशिश करूं। कभी कभी मुल्कों में ऐसे हालात आ जाते हैं कि आपको तमाम तर हालात को और तमाम तर आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको एक तरफ रख के आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके पास अनयूजुअल किस्म के हालात आ जाते हैं। आपके पास एक ऐसी फिनोमिनल किस्म की चीज़ हो जाती है कि जिसमें आप नॉर्मल रेसिपी से काम नहीं ले सकते। फ़र्ज़ करें कि मैं एक मिसाल, 2 मिसालें दूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि एक इंसान है, उसके सर में दर्द हो रहा है और उसके डॉक्टर खुदा ना खास्ता उसको कहता है कि उसके दिमाग में ट्यूमर हो गया। फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता, वो पैराडोल की गोली से उसका इलाज नहीं होगा। आप सर के दर्द की गोली देंगे, उससे उसका ट्यूमर नहीं जाएगा। उसका इलाज है कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए, रिस्क लेकर उसके दिमाग को खोलकर उसका ट्यूमर निकालना पड़ेगा जब जाकर, और जो भी उसका इलाज हो। पाकिस्तान में मैं आपको मिसाल दूँ, APS स्कूल का वाक़या हुआ
जी। जो हमारे बच्चे शहीद हुए, 143 बच्चे शहीद हुए, उससे पहले अगर आप बयानियां सुने पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर के ऊपर, तो मुख्तलिफ पार्टीज का मुख्तलिफ बयानिए थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई सपोर्ट करता था। द मोमेंट ये वाकया हुआ, सारे बयानिए खत्म हो गए, जमीन बोस हो गए, और एक तमाम पार्टीज को बुला लिया गया, हुकूमतों को बुला लिया गया, ओपोजिशन को बुला लिया गया, आर्मी आकर बैठ गई, सिविल सोसाइटी आकर बैठ गई, और चंद दिनों के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान का एक नया नैरेटिव पेश किया, बयानिया बनाया, और आपने एक वॉर ऑन टेरर शुरू की। आपने इन तमाम दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग शुरू की, एक नया बयानिया बनाया, आपने आर्मी कोर्ट्स बनाए, आपने चीजें बनाई, और उस वक्त से लेकर अब तक इस टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान का एक बयानिया है। पाकिस्तान आज भी उसी दहशतगर्दी की तरह इकोनॉमी के हवाले से, मईशत के हवाले से उसी तरह की ज़बूहाली का शिकार हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और इकोनॉमिकली भी। आज पाकिस्तान को एक बयानिए की जरूरत है। इस वक्त अपोजिशन, जब तक सब लोग मिलकर इस पे डिबेट करके एक बयानिया नहीं बनाएंगे, कोई अकेला इस मामले को हल नहीं कर सकता। हल नहीं। और ये कोरोना वायरस ने तो उसके ऊपर जो है वो और ज्यादा कदगन लगा दी है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो रही है, तो हम तो वैसे ही पहले पिसे हुए लोग थे, हमें और ज्यादा ब्रंट फील करना पड़ेगा। तो अभी आज ये मौका है कि अपनी तमाम तर पुरानी रविश को छोड़कर हम पाकिस्तान के तमाम जो लीडरान हैं उनको एक जगह बैठकर इस कौम का, इस मुल्क की मईशत का एक मौक़िफ़ बनाना पड़ेगा, और बनाकर कौम को पेश करके फिर सबसे सबका इनपुट, हमें उसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। देखिए, आप कोई बहुत अच्छी चीज बना लें और आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन सबकी ना लें तो कोई उसको ओन नहीं करेगा। इस वक्त हम जो भी बयानियां बनाएं, हमें उसकी ओनरशिप चाहिए, सबकी ओनरशिप चाहिए। ओनरशिप उस वक्त आएगी जब आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लेंगे। तो अगर आप जिससे भी मेरा तो ये मौक़िफ़ है, तमाम मामलात के ऊपर के सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लेकर एक सेंस ऑफ, आप हमेशा से वैसे ओनरशिप की बात, वैसे मुस्तफा कमाल साहब आप हमेशा से कहते हैं, ये आज आपका कोई नया नहीं है नजरिया। मेरा ख्याल है जब आप मेयर कराची रहे तो आपका यही था कि ओन करें कराची शहर को, तो ओनरशिप तो आप हमेशा से कहते रहे। लेकिन मैं कुछ चीजें आपकी देख रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपने की हैं, मीडिया से बात की, उसमें अवाम के कुछ तासुरात मेरे तक आए, और वो ये थे कि अभी तक पीएसपी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि जाहिर है इख्तियारात मौजूद नहीं है, इलेक्शंस में आपको उस तरह से नुमाइंदगी नहीं मिल सकी, सीट्स आपके पास आ ना सकी, तो जुबानी जमा खर्च करना बहुत आसान है, ये सारी पिक्चर क्रिएट करना कि कैसे किसको कहां पर काम में लाया जा सकता है, लेकिन करने का आपके पास अभी तक कोई ग्राउंड ही नहीं है। कैसे देखते हैं आप? समझ रहे हैं कि लोग अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हैं आपके मामले पर? देखिए, मैं जाकर, मेरे पास यकीनन ये इख्तियार तो नहीं है कि किसी को पानी दे दूं, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं लोगों को नौकरियां दे दूं, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि लोगों के लिए स्कूल बना दूं, मैं अंडरपासेस बना दूं, मैं अस्पताल बना दूं, मेरे पास ये इख्तियार तो नहीं है। मैं तो, मेरे पास आज एक काउंसलर भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि पीएसपी ने कुछ भी नहीं किया, तो मैं आपको सिर्फ फिंगर टिप्स चंद बातें, पीएसपी के आने के बाद इस शहर में लोग मरना बंद हो गए। मेरे आने से पहले इस शहर में 22 लोग रोजाना मरते थे, रोजाना हेडलाइनें होती थीं। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी के बाद आने पे, पीएसपी के बाद आने पे आज एक माँ का बेटा जाया नहीं हो रहा है शहर में। शोदा कब्रिस्तान में रोजाना लाशें दफन हो रही थी, आज शोदा कब्रिस्तान में ताले पड़ गए। रोजाना इस शहर से लोग लापता होते थे, आज लोग लापता नहीं हो रहे। माओ के बच्चे वापस अपने जगहों पे आ रहे। इस शहर में इलाके बटे हुए थे, कटी पहाड़ी से आपको खबर आती थी फायरिंग हो गई, आपको लियारी से खबर आती थी फायरिंग हो गई, चक्रागोट कोरंगी में फायरिंग हो गई। ये सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद हमारी जद्दोजहद से चीजें खत्म हो गई। अब हम काम, हमसे लोग अगर करवाना चाहेंगे, भाई आपने जिसको वोट दे रखा है वही आपकी गटर लाइनें सही करेगा, वही आपको पानी देगा, वही आने की वजह से, मुस्तफा कमाल साहब कतई कलामी की माफी दीजिएगा मुझे, आपके आने की वजह से हालात बेहतर हो गए। जो ऑपरेशन हो रहा था, जो ततहीर का अमल जारी था, ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह हुकूमत वक्त उस वक्त ऑन पेश थी, जिसका आपने तस्करा भी किया। एपीएस के मामलात हमारे पास चल रहे थे, दहशतगर्दी पूरी तरह मुल्क में इफरीत की तरह फैली हुई थी, तो ये सब तो बहुत पहले से चल भी रहा था। इन सारे मामलात पर आपने क्या फर्क डाला इस मामले पर, जो आप कह रहे हैं कि आपके आने की वजह से कंट्रोल हो गया? कैसे इसको डाइजेस्ट करे कोई? अगर आपकी, आई डोंट नो कि आपकी जो है वो जहां पर आपने कितनी रिसर्च कर रखी है, कराची में शुरू होने वाले 30 साल ऑपरेशंस का आप जो है वो जरा बैकग्राउंड निकाल लें। 92 से ये ऑपरेशन चल रहा है, 88 में ऑपरेशन हुआ, 92 में ऑपरेशन हुआ, 93 में ऑपरेशन हुआ, 97 में ऑपरेशन हुआ, 99 में ऑपरेशन हुआ, फिर 2001 में। ये तो ऑपरेशन तो 30 सालों से ऑपरेशन चला रहे हैं आप।
आप मुहासरे करते थे, आप बंद करते थे, एक एक दिन में 20-20 लोगों को मारते थे, उससे जो है वो अमन कायम नहीं हुआ। हमने आकर लोगों को, नौजवानों को समझाया है, हमने आकर जो है वो जो बुरा करने वालों को चैलेंज किया है। हम जब आए थे तो यहाँ पर 9-0 खुला हुआ था और यही फारूक सत्तार 70 लोगों के साथ खड़े होकर हमें गाली बक रहे होते थे, अल्ताफ हुसैन रोजाना मारने के लिए टीमें भेज रहे होते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो आवाज लगा रहे होते हैं और उनकी कोई आवाज सुनने वाला होता नहीं है। ये हमने फर्क डाला है। तो ऐसी बात नहीं है। यकीनन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बहुत कुर्बानियां हैं। ये कुर्बानियां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो 30 सालों से देती चली आ रही हैं। लेकिन इलाकों में जो आपस में लड़ाई थी, बलोच मुहाजिरों से लड़ रहे थे, मुहाजिर पख्तूनों से लड़ रहे थे, सिंधियों से लड़ाई हो रही थी। ये आप लियारी जाएं तो बस से उतार कर मारते थे, लियारी वाला रनछोड़ लाइन आए तो उसको मारा जाता था, कटीपाड़ी से आप गुजरते थे आपको फायर पड़ता था, कटीपाड़ी वाला नाजमाबाद आ जाए जब मार रहे। ये कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो किसी के दिल को नहीं जोड़ सकती। ये किसी इंसान का, सियासतदान का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ये काम मैंने किया है, ये काम मेरे साथियों ने किया है और इसकी पादाश में हमें अपने साथियों की जानों का नजराना पेश करना पड़ा है। तो किसी को भी ये एम्बिग्युइटी रहनी नहीं चाहिए। हम 2 हफ्ते के लिए अपनी पार्टी बंद करते हैं, आप देख लीजिएगा फिर कराची में जो है क्या असर होता है। इसकी बात को रहने देते हैं, आगे चलते हैं इस वाली बात में कि हमने किया क्या है। आज इन नामसाइब हालात के बावजूद हमारा जो रिलीफ वर्क है, ये जो हमारा जो रिलीफ वर्क है, हम हजारों खानदानों के दरवाजों के डोर स्टेप पे हम लोगों को इस मुश्किल हालात में उनको सामान और राशन पहुंचा चुके हैं। किसी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवा रहे, किसी को बुलाकर लाइन में नहीं लगवा रहे। मैं और मेरे कारकुनान डाटा जमा करते हैं सफेद पोश लोगों का और रात की तारीकी में उनके दरवाजों पे जाकर उनको ये राशन दे रहे हैं। 1 रुपए मेरे पास सरकार का नहीं है, 1 रुपए कहीं की फंडिंग नहीं है, कोई एमपीए चोरी करके हमें पैसे नहीं दे रहा, कोई काउंसलर, कोई मेयर हराम के पैसे कमाकर लोगों के पानी के कनेक्शन के काट कर मुझे पैसे नहीं दे रहा। ये हमारी अपनी हक हलाल के पैसे हैं और अपने दोस्तों से जमा करके हम ये काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास निजाम हुआ, हमारे पास इख्तियार हुआ, इन्हीं इख्तियारात के साथ इन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऐसी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं कि आज इसकी मिसाल कराची में कोई कंपैरिजन उसको नहीं कर सकता। लोगों ने हमारे काम को देखा है और लोग हमारे किरदार को भी जानते हैं। ओके मुस्तफा कमाल साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, इसलिए मैं कुछ एक सवाल आपसे सिर्फ करना चाहूंगी। अगर इतने ही आपके मुखालिफिन बुरे थे तो फिर हमने देखा कि आप अपनी पार्टी को जम करने के हवाले से भी काफी आपकी बैठकें रहीं। तो अब जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। जो आप कह रहे हैं कि जाहिर वो तो काम ही नहीं कर रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी तो था कि आप उनके साथ मिलकर चलने के लिए आमादा हो चुके थे पूरी तरह से। देखिए, हमने तो हर तरह से कोशिश कर ली कि इन पर तबलीग करके इनको ठीक कर लिया जाए। अच्छा। और हमने कोई मुझे नहीं कह सकता कि मुस्तफा कमाल ने कोई रिजिड एटीट्यूड पेश किया हो। और आप देख लें कि जो बेईमान लोग थे, जो 2 नंबर लोग थे, जिनके कौल और फेल में तजाद था, वो मेरे साथ बैठने से कतराते हैं, वो मेरे साथ चलने से कतराते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि मुस्तफा कमाल के साथ बैठकर वो मिल जाएगा। उसके साथ बैठकर कोई मुझे ये नहीं कह सकेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, कोई मुझे मुस्तफा कमाल को ये नहीं कह सकेगा कि इख्तियार नहीं है। मुस्तफा कमाल उसके मुंह पर पेपर मारेगा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास ये अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। हमने इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है। कोई मेरे साथ बैठकर कोई बदकारियां नहीं कर सकेगा, कोई शादियां नहीं कर सकेगा कि उनको पोस्ट इसलिए चाहिए कि उन्होंने शादियां करनी है, उन्होंने अपने और जो है अपनी अय्याशियां करनी है। इसलिए मुस्तफा कमाल के साथ कोई बैठने के लिए तैयार, हर 2 नंबर आदमी मुस्तफा कमाल से दूर भागेगा, लेकिन जो लोग नेक होंगे वो जुड़ जाएंगे, इसलिए कि उसको यही रास्ता। मुस्तफा कमाल साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। प्राइम मिनिस्टर से अभी तक आपने कोई मीटिंग नहीं की, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं रखी, क्या इस मामले पर आपने सोचा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से आपकी कोई मीटिंग होनी चाहिए शहर के मामलात पर? नहीं जी, मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करूंगा मीटिंग करने के लिए। मैं तो आपके जरिए और आप तमाम चैनल्स के जरिए मैं पाकिस्तान के लिए जो बेहतर बात है मैं कह रहा हूं, जो प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए वो बात कह रहा हूं, जो वज़ीर आज़म को करनी चाहिए वो बात कह रहा हूं। ये तो लोगों का काम, ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है या और लोगों का काम है जो जिम्मेदार है, आपको अप्रोच करें। अगर समझ में आती है बात कि हाँ भाई ये बात ठीक है तो वो अप्रोच करें। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।